लैटिट्यूड में कंफ्यूज हो जाते हो, ध्यान से सुनो। लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग लाइन है। इनमें से लॉन्ग लाइन कौन सी हैं? जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, ये बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं। ठीक है, जो लाइन हॉरिजॉन्टल है ना वो लंबी नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे तो इक्वेटर पे तो लंबी दिख रही है आपको। जैसे पोल की तरफ जाओगे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस की लेंथ छोटी होती जा रही है, तो ये लंबी लंबी लॉन्ग लाइंस नहीं है। लॉन्ग लाइन कौन सी है? जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, यानी कि लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड मतलब लैटिट्यूड, लेट गई लाइन जो है वो लेट गई है। कैसे लेटते हैं? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस लैटिट्यूड हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ये चीज़ सोच लेना, ठीक है। उसके बाद ये सोचना कि ये लाइंस हमें क्या बताती हैं। ध्यान से सुनो, लॉन्गिट्यूड की लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है, ये एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड है। अगला लॉन्गिट्यूड कौन सा है? इसके राइट हैंड साइड वाला। अगला लॉन्गिट्यूड कौन सा है? उसका राइट हैंड साइड वाला। तो हालांकि लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, बट वो हमें क्या बताता है? वो हमें नॉर्थ साउथ नहीं बता रहा, वो हमें ईस्ट वेस्ट बता रहा है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ तक ये पर्टिकुलर एक लॉन्गिट्यूड है। अगले लॉन्गिट्यूड के लिए हमें ईस्ट या वेस्ट में मूव होना पड़ेगा। तो लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से साउथ आता है, बट हमें बताता है ईस्ट वेस्ट, हम कितना ईस्ट या कितना वेस्ट में है। उसी तरह लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूड है, लेटिव लाइन है, लेटिव लाइन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होती है, बट उसमें चेंज कब होगा? जब हम नॉर्थ या साउथ की तरफ जाएंगे। तो लैटिट्यूड खुद ईस्ट वेस्ट में जाता है और हमें क्या बताता है लैटिट्यूड में चेंज? कि हम कितना ज़्यादा नॉर्थ या कितना ज़्यादा साउथ में है। ठीक है, इस डायग्राम में देखो, लैटिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस बताता है कि हम कितना ऊपर या कितना नीचे, यानी कितना नॉर्थ या कितना साउथ में है। इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस बताता है। और लॉन्गिट्यूड क्या बताता है? जो लंबी लंबी लाइनें हैं, इनमें से एक होती है प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन से हम कितना ज़्यादा राइट या लेफ्ट की तरफ हैं, कितना ज़्यादा राइट या लेफ्ट की तरफ हैं। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो ये बताओ कि ओशियन में जो सैलिनिटी में चेंज आता है उसका एक बड़ा रीज़न क्या है? लॉन्गिट्यूड में चेंज या लैटिट्यूड में चेंज? इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। मिड लैटिट्यूड में कम गर्मी है, कम इवेपोरेशन होगा। तो जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है? लैटिट्यूड। ठीक है, अब अगर आप समझ गए हो तो एक क्वेश्चन सोचो ज़रा। मान लो सुपरमैन कुछ ही सेकंड के अंदर एक पूरे लैटिट्यूड का चक्कर काट ले, तो उसको क्या एक्सपीरियंस होगा? दिन रात में डिफरेंस एक्सपीरियंस होगा या सर्दी गर्मी में डिफरेंस एक्सपीरियंस होगा? उसको दिन रात में फ़र्क महसूस होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ के इस पोर्शन में जो आपको दिख रहा है, मान लो यहाँ पे सूरज चमक रहा है इस टाइम, तो पीछे की तरफ तो रात हो रही होगी। तो सुपरमैन कुछ ही सेकंड में दिन से रात में चला जाएगा और रात से दिन में आ जाएगा। ठीक है, अगर सुपरमैन किसी एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे फ्लाई करे नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो उसको क्या एक्सपीरियंस होगा? ठंडी और गर्मी। पोलर एरियाज में ठंड है और बीच में गर्म है। क्या सुपरमैन को ऐसा करने से दिन और रात भी महसूस होगा? शायद नहीं, क्योंकि सुपरमैन धरती के पीछे की तरफ नहीं जाएगा। अगर सुपरमैन नॉर्थ से साउथ की तरफ आया और साउथ के बाद पीछे की तरफ निकल गया धरती के, तो वहाँ पे इस समय रात हो रही होगी, लेकिन वो दूसरा लॉन्गिट्यूड है, वो अलग लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड जो है वो सिर्फ नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है। ठीक है, इन लाइंस को टच कर रहा है लॉन्गिट्यूड। तो सुपरमैन अगर एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे जाएगा तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, उसको ठंड गर्म में फ़र्क महसूस होगा। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में यहाँ पे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। लैटिट्यूड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, वो क्या मेजर करते हैं कि हम कितना इक्वेटर से ऊपर या नीचे हैं। इक्वेटर पर अगर 0 डिग्री है तो हम 90 डिग्री तक के ऊपर जा सकते हैं, है ना, क्योंकि राइट एंगल बन गया देखो, और 90 डिग्री हम साउथ में जा सकते हैं। तो लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, जो हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, हम कितना नॉर्थ या कितना साउथ में हैं। लैटिट्यूड्स अलग अलग लेंथ के होते हैं, जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे लैटिट्यूड्स की लेंथ कम होती जाती है। लेकिन लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग हमेशा सेम रहता है। ये देखो ना, यहाँ पे इस लैटिट्यूड और इस लैटिट्यूड में जो डिफरेंस है वही डिस्टेंस लगभग इस लैटिट्यूड और इस लैटिट्यूड में है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग हमेशा 111 किलोमीटर रहता है। अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं ये नॉर्थ साउथ की तरफ जाती हैं,
ये हमें क्या बताती हैं कि हम कितना ज़्यादा प्राइम मेरिडियन से राइट या लेफ़्ट की तरफ गए हैं, यानी कि 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट तक ये हमें बताती हैं। ये सभी इक्वल लेंथ की होती हैं। डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज। अब देखो ये एक लॉन्गिट्यूड जा रहा है, ये दूसरा लॉन्गिट्यूड जा रहा है, इनके बीच में यहाँ पे तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, बट जैसे जैसे पोल्स की तरफ ये जाते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस देखो कम होता जाता है कि नहीं। ये देखो ग्रीन वाले, ये ग्रीन कितना लंबा है, यानी कि इस लॉन्गिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंस यहाँ पे तो ज़्यादा है, बट जैसे पोल्स की तरफ गए इनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा और पोल्स पे बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ चुका है इस टॉपिक पे, हम सभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से सुनना है। ये है वर्ल्ड के टाइम जोन्स। एक चीज़ नोटिस करो, लॉन्गिट्यूड तो हमेशा सीधी सीधी लाइनें होती हैं, लेकिन ये टाइम जोन वाली लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों हैं? क्योंकि हर देश अपने हिसाब से चूज़ करता है कि उसको कितने टाइम जोन्स रखने हैं, कौन सा टाइम जोन रखना है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन जैसे है यहाँ पे, ये आपका पैसिफिक ओशन है, ये जापान, ये रशिया है ना, ये आपके बीच में इंटरनेशनल डेट लाइन जा रही है, ये भी देखो टेढ़ी मेढ़ी है, और इस तरफ जो है अमेरिका आ गया। ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये 1884 में सबने अडॉप्ट तो कर ली, लेकिन इसको कोई एज सच लीगल बेसिस नहीं है, कोई लीगल स्टेटस नहीं है इसका। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड देश हैं, अब वो मान लो कोई आइलैंड देश इस तरह से है, कुछ आइलैंड इस तरफ है, कुछ आइलैंड इस तरफ, और वो एक्चुअली में लॉन्गिट्यूड को मानने लग जाएं डेट लाइन की तरह, तो क्या होगा, एक ही देश में एक दिन 28 तारीख होगी, एक दिन 27 तारीख होगी, कोई तो क्या इस बात की नहीं है ना। तो इसलिए ये आइलैंड कहेगा कि भी मेरे जितने आइलैंड्स हैं, ये कंट्री कहेगी मेरे जितने आइलैंड्स हैं उन सब में एक ही पर्टिकुलर डेट चलेगी। तो इस वजह से ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। इसी तरह से बाकी जगहों पे भी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रहती है। प्राइम मेरिडियन क्या है? यूरोप में, इंग्लैंड में लंदन में क्या है, ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी है। ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी से जो लॉन्गिट्यूड पास होता है उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम हो रहा होगा उसको बोलेंगे ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम को ही हम यूटीसी भी कहते हैं, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। कई जगहों पे टाइम लिखा होता है GMT + 530 या UTC + 530। इसका क्या मतलब हुआ कि जो GMT पे जो टाइम हो रहा होगा, इस टाइम जो भी टाइम हो रहा है GMT में, उसमें +530, मतलब यहाँ पे राइट की तरफ मुड़ो 5.5 घंटे। ठीक है, और 5.5 घंटे पे क्या आता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखो दुनिया गोल है, दुनिया पूरी गोल है। ठीक है, तो यहाँ से घूम के अगर आओगे पूरा, तो आपने कितना चक्कर काट लिया, 360 डिग्री, है कि नहीं। और पूरे चक्कर कितनी देर में काटते हैं हम, 24 घंटे में। करेक्ट, 24 घंटे में अर्थ पूरे चक्कर काट लेती है। तो अब ये देखो यूनिटरी मेथड सिंपल सा, जब 24 घंटे में चेंज होता है पूरा, तो अर्थ ने कितना डिग्री घूम गई, अर्थ 360 डिग्री। दोनों को 24 से डिवाइड कर दो, तो 1 घंटे में अर्थ कितना घूम गई, 15 डिग्री। और 5.5 घंटे में 5.5 आवर मतलब 5 आवर 30 मिनट, तो 5.5 घंटे में कितना घूम गई, 82.5 डिग्री। यानी ग्रीनविच मीन टाइम से जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके बीच में कितना डिफरेंस है, 5.5 घंटे का। तो हमारे लॉन्गिट्यूड्स में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 82.5 डिग्री का, जो कि बिल्कुल ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट्स, यानी कि 82.5 डिग्री का ही डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहले यही वाला देख लो, 1994 वाला। 82 डिग्री 30 मिनट पे ईस्ट की तरफ इंडिया। ठीक है, ईस्ट में अभी नून हो रही है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो यानी कि सुबह के 6:30 कहाँ पे बज रहे हैं। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंडिया में इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं, मान लो। अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो ग्रीनविच मीन टाइम में इंग्लैंड में क्या टाइम हो रहा होगा, यहाँ से आपको 5.5 घंटे पीछे जाना है। भाई GMT से जब राइट की तरफ आते हो तो टाइम को ऐड करते हो, अगर हम यहाँ से पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हमें टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है। और डिस्टेंस कितना है, ये 5.5 घंटे का, तो दोपहर के 12 बजे में से 5.5 घंटे आपको माइनस करने हैं, तो क्या बचेगा, सुबह के 6:30। ठीक है, और आपको पता है कि जब 5.5 घंटे बैक की तरफ जाएंगे तो क्या आता है, ये प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री ईस्ट या वेस्ट, जो मर्जी कह लो।
ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन यूपीएससी ने 1998 में पूछा था। व्हेन देयर इज नून एट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दुनिया के किसी और कोने में लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय पी रहे हैं, तो उस प्लेस का आपको लॉन्गिट्यूड बताना है। तो 94 में यूपीएससी ने क्या पूछा था, हम कितना पीछे गए थे, 5.5 घंटे पीछे गए थे। अब हम कितना पीछे जा रहे हैं, 6 घंटे पीछे जा रहे हैं। इंडिया में बज रहे हैं दोपहर के 12 और कहाँ पे सुबह के 6 बज रहे हैं। तो हमें कितना पीछे जाना है, पहले हम गए थे 5.5 घंटे पीछे, अब हमें आधा घंटा और पीछे जाना है। जब आधा घंटा और पीछे जाएंगे तो कितना डिग्री पीछे गए हैं हम, 7.5। यहाँ पे बताया ना, जब 1 घंटा पीछे जाते हैं तो 15 डिग्री जाते हैं, तो आधे घंटे का मतलब 7.5 डिग्री, तो यानी कि 7.5 डिग्री इस डायरेक्शन में। और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, वेस्ट। ये ग्रीनविच मीन टाइम के इस तरफ है ईस्ट डायरेक्शन, इस तरफ है वेस्ट डायरेक्शन, तो 7.5 डिग्री वेस्ट। ये देखो 7.5 डिग्री वेस्ट, 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट की तरफ। अब ये तीसरा देखो 1997 वाला क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इफ अर्थ्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स्ड, अगर पृथ्वी उल्टी तरफ घूमने लग जाए, वॉट शुड बी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम व्हेन इट इज नून एट इंटरनेशनल डेट लाइन। सुनो पहले, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे आओगे, कितना 5.5 घंटे आगे आए तो इंडिया का टाइम हो गया, और इंडिया के टाइम से 6.5 घंटे आगे जाओगे तो इंटरनेशनल डेट लाइन आ गई, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 12 घंटे का। ठीक है, जीएमटी से इंटरनेशनल डेट लाइन के बीच का डिस्टेंस 12 घंटे का है, और फिर आगे घूम के जाओगे 12 घंटे तो वापस जीएमटी पे आ गए। सिंपल सी बात है। तो जीएमटी से इंडिया 5.5 घंटे का डिफरेंस है, इंडिया से इंटरनेशनल डेट लाइन 6.5 घंटे का डिफरेंस है। अब अर्थ ऐसे घूमे वैसे घूमे जो भी हो, इंडिया तो अपनी जगह रहेगा ना, सब देश अपनी जगह रहेंगे ना। तो यानी कि जो डिफरेंस है 5.5 घंटे 6.5 घंटे, ये डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा। भले ही डायरेक्शन चेंज हो जाए, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ये कभी चेंज नहीं होगा। अब क्वेश्चन पढ़ो। अर्थ की डायरेक्शन उल्टी घूम रही है और इंटरनेशनल डेट लाइन पे इस समय क्या बज रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, यहाँ पे बज रहे हैं मान लो दोपहर के 12। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये हमसे आगे है, यानी कि हमें इंडिया के टाइम में 6.5 घंटे ऐड करेंगे तो ये आइडियल का टाइम आता है। क्या होता है नॉर्मली, अगर अर्थ नॉर्मली घूम रही है तो इंडिया में जो भी टाइम हो रहा है उस टाइम में हम 6.5 घंटे ऐड करेंगे। इंडिया के टाइम में 6.5 घंटे ऐड करेंगे तो हमें इंटरनेशनल डेट लाइन पे पहुंच जाएंगे। अब क्योंकि अर्थ उल्टा घूम रही है तो हमें उल्टा लिखना पड़ेगा। हमें लिखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन में जब 6.5 घंटे ऐड करोगे तो इंडिया का टाइम आएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन में 6.5 घंटे ऐड करोगे, इक्वेशन उल्टी लिखनी है ना हमें, तो क्या आएगा, इंडिया का टाइम आएगा। अब इंटरनेशनल डेट लाइन पे क्या टाइम हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो जब 12 बज रहे हैं दोपहर के, उसमें 6.5 घंटे आपको आगे जाना है, तो क्या आएगा, इंडिया का टाइम। यानी कि दोपहर के 12 में 6.5 घंटे ऐड करोगे तो शाम के 6:30 बज जाएंगे, तो उस समय इंडिया में शाम के 6:30 बज रहे होंगे। एक ये क्वेश्चन देखो 1994 का। एक बंदा 30 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री ईस्ट में है। अब वो उड़ के दुनिया के ऑपोजिट एंड पे चला गया, तो उसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। आप में से मैक्सिमम लोग बोलोगे कि नॉर्थ का साउथ बना दो, ईस्ट का वेस्ट बना दो, यानी कि बी ऑप्शन, जबकि गलत है। सही ऑप्शन है डी। क्या सिंपल सा लॉजिक है इसका। मान लो ये है इक्वेटर और ये है प्राइम मेरिडियन। अभी बंदा है 30 डिग्री नॉर्थ, यानी कि इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर गया, और 50 डिग्री ईस्ट, 50 डिग्री इधर आया, तो मान लो बंदा है यहाँ पे। अब खुद इमेजिन करो, दुनिया एक बॉल की तरीके से है और एक बंदा यहाँ पे बॉल के इस कोने पे बैठा हुआ है, इसको ऑपोजिट एंड पे जाना है, तो कहाँ पे पहुँचेगा, इसके पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ भी नीचे की तरफ, यानी कि कुछ यहाँ पे पहुँचेगा वो बंदा, है कि नहीं। यानी कि आप ये सोचो कि वो 30 डिग्री नॉर्थ में, इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर था, तो उसको इक्वेटर के 30 डिग्री साउथ में हो जाना चाहिए, करेक्ट। एंड अभी वो जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से 50 डिग्री ईस्ट की तरफ है, तो क्या वो 50 डिग्री वेस्ट चला जाएगा, नहीं, 50 डिग्री वेस्ट नहीं, उसको यहाँ से कितना मूव करना है, 180 डिग्री। जैसे सोचो ना, बंदा अगर यहाँ पे है और पूरा 360 डिग्री घूम जाए तो अपनी जगह आ जाएगा,
तो ऑपोजिट एंड का मतलब हुआ कि वो 360 डिग्री नहीं 180 डिग्री घूमेगा। तो बंदा यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जाएगा 180 डिग्री। जब वो लेफ़्ट की तरफ 180 डिग्री जा रहा होगा तो 50 डिग्री जैसी कवर करेगा वैसे वो GMT पे पहुँच जाएगा। अब उसको और कितना चलना पड़ेगा, 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 कितना हुआ 130। तो ग्रीनविच मीन टाइम क्रॉस करने के बाद उसको 130 डिग्री और लेफ्ट की तरफ जाना है। तो उसको नया कोऑर्डिनेट क्या हुआ, इस पेज के पीछे यानी कि यहाँ पे पहुँचेगा बंदा 130 डिग्री वेस्ट और 30 डिग्री साउथ, 130 डिग्री वेस्ट और 30 डिग्री साउथ। ठीक है, बात समझ गए कि बंदा अगर यहाँ पे है तो आप नॉर्थ का साउथ बना दोगे, लेकिन जब आपको ईस्ट का वेस्ट बनाना है तो आपको 180 डिग्री टोटल मूव करना पड़ेगा। 1995 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें दुनिया की कुछ सिटीज़ कुछ जगह दी हुई हैं, कंट्रीज़ दी हैं एंड आपको उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना है। कहाँ से, फ्रॉम अहेड टू बिहाइंड GMT। ऐसे ना आप हल्का सा रफ मैप बना लेना एग्जाम में पेपर पे, जैसे ऐसे बनाया रफ मैप, आपको पता है ये GMT है, यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन है, आपको इन कंट्रीज़ को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, क्यूबा लिखा है, ठीक है, क्यूबा कहाँ पे है, इंटरनेशनल डेट लाइन के थोड़ा सा राइट की तरफ होगा, या इस मैप में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे होगा क्यूबा। क्यों, क्योंकि जो ग्रीनविच मीन टाइम है लंदन, यहाँ पे सारा आपका अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे अमेरिकाज़ हैं नॉर्थ और साउथ, और नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में ना कोस्टा रिका, और क्यूबा इसके जस्ट यहाँ पे राइट पे हल्का सा। ठीक है, जापान कहाँ पे है, जापान कुछ यहाँ पे होगा, और ग्रीस यहाँ पे होगा इंग्लैंड से थोड़ा राइट की तरफ। तो इस तरह से आपको चीज़ें मार्क करनी है। ठीक है, जापान ये रहा, फिर क्यूबा यहाँ पे, सॉरी क्यूबा यहाँ पे, कोस्टा रिका यहाँ पे, नॉर्थ और साउथ के बिल्कुल बीच में यहाँ पे। ठीक है, ग्रीस यूरोप के थोड़ा राइट में आ गया यहाँ पे ग्रीस, और इराक यहाँ पे आ गया। तो सीक्वेंस क्या बना, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है हमें, तो जापान, इराक, ग्रीस, क्यूबा, कोस्टा रिका। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा स्ट्रेट इट इज़ नियरेस्ट टू इंटरनेशनल डेट लाइन, मलाक्का, बेरिंग, फ्लोरिडा, गिब्राल्टर। देखो फ्लोरिडा क्या है, फ्लोरिडा पता है USA में है, और यहाँ पे कहीं है फ्लोरिडा स्ट्रेट। ठीक है, और कौन सा, गिब्राल्टर, गिब्राल्टर यहाँ पे है, नीचे मोरक्को और ऊपर ये आइबेरियन पेनिनसुला, तो गिब्राल्टर यहाँ पे हो गया, फ्लोरिडा यहाँ पे हो गया, और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का यहाँ पे है, और बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पे, ये रशिया है, ये अलास्का है, यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट सबसे क्लोज है इंटरनेशनल डेट लाइन के। देखो जो भी प्लेसेस UPSC पहले पूछ चुका है ना, उन प्लेसेस की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो पहले इन प्लेसेस को एक बार देख लो, एक्रा, डबलिन, मैड्रिड, लिस्बन। एक्रा गाना की कैपिटल है, यहाँ पे लिस्बन पोर्चुगल की कैपिटल है, डबलिन आयरलैंड की कैपिटल, और इंग्लैंड की कैपिटल लंदन यहाँ पे है। ठीक है, एंड एक और है यहाँ पे एडिस अबाबा, ये इथियोपिया की कैपिटल है, इथियोपिया यहाँ पे है, इसकी कैपिटल यहाँ पे। ठीक है, अब बेसिकली इसमें पूछा गया है इनमें से कौन कौन GMT पे है। तो देखो अगर वैसे देखा जाए तो जो मैड्रिड है स्पेन की कैपिटल, ये भी GMT वाले इलाके में ही है। ठीक है, बट हिस्टोरिकल रीज़न की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 में इसकी जो इंक्लिनेशन थी उन सब चीज़ों की वजह से इसका एक्चुअल टाइम मैड्रिड का है UTC+1, मतलब GMT+1। ठीक है, तो आपको एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना आगे के लिए कि लंदन तो है ही GMT, बाकी आयरलैंड की कैपिटल डबलिन, ये लिस्बन, एक्रा, ये सब भी GMT ही फॉलो करते हैं। मैड्रिड को वैसे GMT फॉलो करना चाहिए, बट ये GMT+1 फॉलो करता है, और यहाँ पे जो पेरिस है ये भी GMT+1 फॉलो करता है। और जो इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा, वो तो ऑब्वियसली GMT फॉलो नहीं करेगा, इसका GMT से प्लस होगा कुछ ना कुछ, राइट की तरफ है क्योंकि ये, तो इसका है GMT या UTC+3। जब आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो 24 घंटे कम हो जाते हैं, जब राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हो तो 24 घंटे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों, देखो मान लो GMT पे आप और आपका दोस्त खड़े हुए हो, आपने राइट की तरफ मूव करना शुरू हुए, तो जब आप 12 घंटे राइट की तरफ मूव करोगे, ठीक है, 12 आवर्स इनटू द टाइम जोन, तो आपके 12 घंटे ऐड हो गए यहाँ पे। 180 डिग्री अगर आप राइट की तरफ चले हो तो कितने ऐड हो गए, 12 घंटे। ऐसे आपका दोस्त अगर 180 डिग्री लेफ़्ट की तरफ गया है तो उसमें 12 घंटे कम हो जाएंगे टाइम में,
यानी कि वो भी इंटरनेशनल डेट लाइन पे आ गया, लेकिन इस तरफ से आ गया वो। तो आप दोनों ही इंटरनेशनल डेट लाइन पहुँचे हो। आप लेफ़्ट की, आप यहाँ से आए हो जीएमटी में प्लस करके, वो जीएमटी में माइनस करके आया है। तो जीएमटी पे जो भी टाइम था आपने उसमें ऐड किया 12, उसने 12 सब्ट्रैक्ट किया, तो आप दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस हो गया? 24 घंटे का डिफरेंस हो गया। तो आपका दोस्त जो यहाँ पे खड़ा है वो आपसे 24 घंटे पीछे है। तो अगर आपने लाइन क्रॉस करके राइट की तरफ चले गए तो आपको अपना टाइम चेंज करना पड़ेगा 24 घंटे पीछे, और वो अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आ गया तो उसका टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा 24 घंटे आगे। जेट लैग, हवाई जहाज़ से, जेट से आप बहुत जल्दी कहीं पहुंच गए, लेकिन वहाँ पे टाइम जोन बिल्कुल ही उल्टा है, तो आपकी पूरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको अजीब सा लगेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया में ऑब्वियसली आप दिन में जागते हो, रात को सोते हो, राइट। अब अगर आप यूएस से शिफ्ट हो गए तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बिल्कुल उल्टा टाइम है। तो आपकी बॉडी को जिस टाइम पे जगने और सोने की आदत है वहाँ पे बिल्कुल ही उसका उल्टा टाइम चल रहा है। अमेरिका जाके आपको ऐसा लगेगा कि आपको रात को जगना पड़ रहा है और दिन में सोना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी को इंडियन टाइम की आदत है, राइट। तो कुछ दिन आपको बहुत अजीब सा लगने वाला है, उस चीज़ को बोलते हैं जेट लैग। सर्केडियन रिदम क्या होती है? ये एक तरह से मान सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल क्लॉक है, ठीक है। हमारे ब्रेन के अंदर एक क्लॉक है जो ये देखता है कि जैसे सुबह हो गई, ठीक है, तो हमारे ब्रेन कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है, उससे आप एकदम अलर्ट हो जाते हो, राइट। एंड जब रात होती है, आप सो रहे होते हो, तो हमारा ब्रेन क्या कहता है कि हमारी बॉडी को मेलाटोनिन रिलीज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरह की साइकिल हमारी बन जाती है। अब मान लो आप यूएस से शिफ्ट हो गए, यूएस से शिफ्ट होने के बाद भी आपका ब्रेन तो उसी टाइम से, इंडियन टाइम के हिसाब से मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल रिलीज़ कर रहा है, लेकिन यूएसए में सूरज और चांद का टाइम बिल्कुल उल्टा होगा, दिन और रात का टाइम। तो वहाँ पे क्या होगा, सुबह सुबह जैसी दिन होगी, सुबह होगी तो कॉर्टिसोल रिलीज़ होना चाहिए, बट रिलीज़ होगा मेलाटोनिन, आपको नींद आने लगेगी सुबह होते ही। और रात को मेलाटोनिन रिलीज़ होना चाहिए, वहाँ पे कॉर्टिसोल रिलीज़ हो जाएगा, तो रात को बड़े एक्टिव से हो जाओगे, तो इसलिए आपकी सर्कैडियन रिदम पूरी बिगड़ जाएगी। ऐसे स्टूडेंट्स हों या कोई भी बंदा काम करता हो, अगर वो दिन में सो रहा है और रात को जग रहा है तो हमारी पूरी सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाती है। एंड दिन में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको आदत दिन में सोने की और रात को पढ़ाई करने की, एंड आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वहाँ पे आप उल्टा हो रहा है, आप दिन के वक्त आपको बड़ा लेजीनेस फील हो रही है, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका दिमाग पूरी तरह अलर्टनेस से काम नहीं करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम देते हुए आपके ब्रेन को कॉर्टिसोल रिलीज़ करना चाहिए, बट क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है सोने की, तो मे बी आपका दिमाग उस समय मेलाटोनिन रिलीज़ कर रहा होगा, राइट। तो इसलिए अपनी स्लीप साइकिल हमें डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। इंडिया में कितने टाइम जोन्स हैं? एक ही टाइम जोन है। यूएस, रशिया, इन सब में ज़्यादा टाइम जोन्स हैं, मल्टीपल टाइम जोन्स हैं। देखो इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो करीब 30 डिग्रीज़ है। 30 डिग्री का मतलब हुआ 2 घंटे का डिफरेंस, इससे काफ़ी डिफरेंस पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो आप गुजरात में हो, गुजरात में सुबह आपकी घड़ी में 6 बजे हैं और अभी अभी सनराइज़ हुआ है, ठीक है। जैसे सनराइज़ हुआ आपकी नींद खुली और ठीक है 10 बजे तक आपने ऑफिस पहुंच गए, सब कुछ आपको नॉर्मल लग रहा है ना। 4 घंटे में बंदा अपना घर काम वाम करके ऑफिस पहुंच जाता है। जो बंदा नॉर्थ ईस्ट में इस समय बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी घड़ी में भी सेम टाइम हो रहा है, क्योंकि हम सब लोग इंडिया में सेम टाइम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से सनराइज़ 6 बजे नहीं हुआ, उसके हिसाब से सनराइज़ सुबह 4 बजे हो गया। आप तो सुबह उठने के बाद 4 घंटे में आराम से ऑफिस पहुंच गए, लेकिन उसके लिए भी तो ऑफिस 10 बजे ही खुलेगा, तो उसको 6 घंटे वेट करना पड़ेगा उससे जिससे जब वो काम शुरू करे। तो एक तरह से कह सकते हो उसका सुबह का टाइम बर्बाद हो गया, और शाम को उसको फिर जल्दी घर आने का मन करेगा, बट वो आ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे अभी भी ऑफिस खुला हुआ है। तो क्योंकि इंडिया का ये एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आइडियली हमें भी 2 टाइम जोन फॉलो करने चाहिए, बट हम ऐसा नहीं करते हैं। चाइना का भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा है, वो भी सिर्फ एक ही टाइम जोन फॉलो करता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार के कई लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, उनके सर्कैडियन रिदम में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है इस वजह से, ठीक। एक दूसरा कंसेप्ट है डे लाइट सेविंग का। यूरोप, यूएसए, यहाँ पे डे लाइट सेविंग होती है, मतलब जब भी गर्मियाँ आती हैं तो लोग अपनी घड़ी को 1 घंटे पीछे कर लेते हैं। उससे क्या होता है, वो डे लाइट के दौरान, दिन के दौरान और ज़्यादा काम कर पाते हैं। गर्मियों और सर्दियों में
डे कितने लंबा दिन रहेगा उस टाइम में डिफरेंस आ जाता है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी घड़ी को चेंज कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं डे लाइट सेविंग, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम अपना डे लाइट के दौरान कर पाएँ। क्योंकि देखो दुनिया क्योंकि कर्व्ड है ना, दुनिया के कर्व की वजह से क्या होता है, आपको इंडिया में तो लगता है कि यार ठीक है गर्मियों में दिन थोड़े से लंबे हैं, सर्दियों में दिन थोड़े से छोटे हैं, बस इतना सा डिफरेंस लग रहा है। लेकिन जब यूरोप साइड में जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि रात को 9 बजे भी, कई बार रात को 9 बजे भी ऐसा लगता है कि दोपहर हो रही है। ठीक है ना, तो वहाँ पे टाइम और सनलाइट में थोड़ा तालमेल बैठता नहीं है। उस तालमेल को बिठाने के लिए कई बार गर्मियों में घड़ियों को थोड़ा 1 घंटे पीछे कर लिया जाता है। तो जस्ट आपको